हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका नॉलेज विद किरण में। आज एक नए वीडियो में अभी हम अपने चैनल पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने 9 जनवरी के ईवीएस के पेपर को सॉल्व किया था और आज उसी का भाग 2 हम सॉल्व करेंगे, जिसमें बचे हुए 15 क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप भी ज़रूर प्रैक्टिस करिए, वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करेंगे। हमारा पहला सवाल है, पर्यावरण अध्ययन के एक शिक्षक के रूप में आप कक्षा 3 के अपने विद्यार्थियों के समक्ष विषय ऋतुओं में प्रस्तावित करना चाहते हैं। ऋतुओं को आप प्रस्तावित करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक उत्तम शिक्षण शास्त्रीय युक्ति होगी। देखिए, आप कक्षा 3 के विद्यार्थियों को क्या पढ़ाना चाह रहे हैं, ऋतु। तो आप कैसे उनको सबसे बेस्ट तरीके से पढ़ाएंगे। ऑप्शन देखिए, सम प्रत्यय ऋतुओं समझाने के लिए चार्ट एवं पुस्तक का प्रयोग करना, श्याम पट्ट पर लिखे विषय वस्तुओं को बाद में समझाने के लिए ऋतुएं वीडियो का उपयोग करना, ऋतुओं पर लिखे लेख पढ़ने के लिए समाचार पत्र का उपयोग, या फिर ऋतुओं के विषय में रुचि का विकास करने के लिए भोजन की आदतें, पहनने की वस्तुएं और संदर्भित स्थानीय साहित्य का प्रयोग। देखिए, यहाँ पे सभी सही है, कोई रॉन्ग नहीं है। लेकिन अगर सबसे उत्तम शिक्षण प्रणाली को चुनना हो तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी सही है। क्यों? देखिए, चार्ट, पुस्तक ये सब कॉमन है। समाचार पत्र का बस पढ़ने के लिए बोल दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो है ऋतुओं के विषय में बच्चे के रुचि का विकास करने के लिए हम क्या करेंगे, भोजन की आदतें, पहनने की वस्तुएं और संदर्भित स्थानीय साहित्य का प्रयोग करेंगे। क्यों? ऋतुओं के हिसाब से लोगों के खान पान में बदलते हैं, पहनावे का तरीका और जो कपड़े हैं वो भी चेंज होता है। तो वो चीज़ अगर हम अपने उदाहरण के द्वारा बच्चों को पढ़ाएंगे तो बच्चों बहुत आसानी से सीख पाएंगे। इसीलिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला सवाल है, कक्षा 5 के पर्यावरण अध्ययन शिक्षक के रूप में पाठ बोलती इमारतें, देखिए यहाँ पे इमारतें होगा, ये मिसप्रिंट हो गया है, के लिए आपको विद्यार्थियों को ऐतिहासिक इमारतों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। आप क्या सोचते हैं कि कौन सी विधि सर्वोत्तम होगी। देखिए, क्या पढ़ाना है, बोलती इमारतें। तो इसके लिए जो सबसे बेस्ट विधि है, फिर से वही पूछा है, सबसे सर्वोत्तम विधि कौन सी है। ऑप्शन देखिए, ऐतिहासिक इमारतों से संबंधित आभारी सैर, ऑनलाइन खेल पहेली, या फिर स्थानीय इमारतों, ऐतिहासिक इमारतों का भ्रमण और तत्पश्चात उन पर चर्चा, ऐतिहासिक इमारतों पर परिच्छेदन पठन, ऐतिहासिक इमारतों का भूतकाल समझाने के लिए व्याख्यान चर्चा विधि। देखिए, व्याख्यान चर्चा विधि में हमेशा टीचर एक्टिव रहेगा, बच्चे नहीं, तो ये रॉन्ग हुआ। ऐसा नहीं है कि बस हम एक पठन कर लेंगे, पढ़ लिया, हो गया। यहाँ पे देखिए, ऑनलाइन खेल और पहेली, ऑनलाइन खेल और पहेली से ज़्यादा अच्छा यहाँ पे है ऑप्शन बी, जहाँ पे बच्चे एक्टिव है और रियल नॉलेज प्राप्त कर रहे हैं। देखिए, स्थानीय ऐतिहासिक इमारतों का भ्रमण और उसके बाद उन पर चर्चा, एक तो बच्चे वहाँ पे जाके देख रहे हैं और उसके बाद उस पर चर्चा कर रहे हैं, तो इससे ज़्यादा अच्छा विधि यहाँ पे और कोई नहीं है। इसलिए हमारा ऑप्शन बी है सही जवाब। अगला सवाल है, एक अध्यापक ने अपने विद्यार्थियों को चींटी का चित्र बनाने के लिए कहा। कुछ विद्यार्थियों ने 4 पैर बनाते हैं, कुछ विद्यार्थियों ने कितने पैर बनाए, 4, जबकि कुछ 6 और कुछ 8 पैर बनाते हैं। अध्यापक को क्या करना चाहिए। देखिए, सब अलग अलग पैर बना रहे हैं, यानी उनको जो है एक्चुअल में मालूम ही नहीं है, उनका कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर नहीं है। यह कहना चाहिए कि चींटी के 6 पैर होते हैं, 4 या 8 नहीं। यह कहना चाहिए जिन विद्यार्थियों ने 6 पैर बनाए हैं सही है और बाकी सब गलत है। उन्हें चींटी का चित्र दिखाकर पैरों की संख्या देखने के लिए कहना चाहिए, या फिर उन्हें आवर्धक लेंस देकर चींटी के पैरों की संख्या को देखने के लिए कहना चाहिए। देखिए, यहाँ पे अगर सबसे बेस्ट ऑप्शन देखा जाए तो वह है डी, कि यहाँ पे बोला गया उन्हें लेंस देकर चींटी के पैर को देखना चाहिए। क्यों? अगर वो लेंस के द्वारा देखेंगे तो वो बहुत अच्छे तरीके से देख पाएंगे और उनको प्रॉपर मालूम चलेगा कि एक्चुअल में चींटी के पैर कितने हैं। तो इसलिए हमारा ऑप्शन डी है सही जवाब। आगे बढ़ेंगे। हमारा अगला सवाल है, कक्षा 4 के पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आपको विद्यार्थियों को अंतरिक्ष यात्रियों का संप्रत्यय प्रस्तावित करना है, यानी कॉन्सेप्ट प्रस्तावित करना है। इसलिए आप कौन से प्रक्रम का अनुसरण करेंगे। देखिए, विद्यार्थियों को अंतरिक्ष यात्रियों की परिभाषा समझाएंगे और याद करने को कहेंगे। देखिए, परिभाषा समझाना और याद करना ये नेगेटिव है, तो ये हमारा रॉन्ग होगा। अंतरिक्ष यात्रियों पर एक व्याख्यान दीजिए, व्याख्यान अगेन आपका रॉन्ग है। क्यों? यहाँ पे टीचर एक्टिव होते हैं, बच्चे पैसिव होते हैं, बस उनका काम है निष्क्रिय सुनना, जो कि रॉन्ग है। थर्ड नंबर देखिए,
भारत के अंतरिक्ष यात्रियों की आत्मकथा साझा कीजिए और उनकी मुख्य विशेषताओं को इंगित कीजिए। ये सही हो सकता है, बट आगे के ऑप्शन को देखिए। अंतरिक्ष यात्री की कहानी साझा कीजिए और विद्यार्थियों को विषय को समझने में सहायता करिए। देखिए यहाँ पे ऑप्शन डी भी सही है, ठीक है, बट यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा कि हम उनको उनकी आत्मकथा को साझा करेंगे। कहानी से ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है आत्मकथा, क्यों, वहाँ पे सब कुछ रियल रहेगा और बच्चे वहाँ पे एकदम आराम से जुड़ पाएंगे, समझ पाएंगे आत्मकथा के द्वारा। तो इसीलिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन थर्ड जो है सही जवाब है। 5 नंबर सवाल है, यश ने अपने अध्यापक से पूछा, कुछ उत्पादों के पैकेट पे हरे गोले क्यों हैं जबकि कुछ भोजन उत्पादों के पैकेट पे लाल गोले बने हैं। अध्यापक समझाते हैं कि हरे गोले शाकाहारी खाने, लाल गोले मांसाहारी खाने को सूचित करते हैं। अध्यापक ने विद्यार्थियों को विभिन्न भोजन उत्पादों के पैकेट देखकर उन्हें शाकाहारी और मांसाहारी में सूचीबद्ध करने को कहा। इस गतिविधि में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया शामिल है। देखिए बहुत सारे भोजन हैं, उनमें से उनको वेज और नॉन वेज यानी शाकाहारी और मांसाहारी को अलग अलग करना है। तो इसमें कौन सी प्रक्रिया शामिल है। बच्चे क्या कर रहे हैं, पहचान कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, पूर्वाग्रह कर रहे हैं या फिर वर्गीकरण कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे कोई कल्पना का काम नहीं हो रहा है, कोई भेदभाव का भी काम नहीं हो रहा है, कोई पूर्वाग्रह नहीं हो रहा है। यहाँ पे बच्चे पहचान कर रहे हैं कि कौन सा रंग के द्वारा, हरे रंग और पीले रंग के द्वारा उनकी पहचान कर रहे हैं, फिर उनका वर्गीकरण कर रहे हैं कि वो वेज है या फिर नॉन वेज। तो यहाँ पे जो है पहचान हो रहा है और वर्गीकरण हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही जवाब हो। देखिए यहाँ पे 6 नंबर में सवाल है, एक पर्यावरण शिक्षक के रूप में अपने विद्यार्थियों को पर्यावरण से संबंधित समकालीन मुद्दों से परिचित करवाना है। निम्न में से आप किसे प्राथमिकता देंगे। विद्यार्थियों को समाचार चैनल देखने के लिए कहेंगे, विद्यार्थियों को घर पर समाचार पत्र का ग्राहक बनने के लिए कहेंगे, कक्षा में संबंधित लेखों का उल्लेख करेंगे, उनको साझा भी करेंगे, या फिर घर पर समाचार पत्र का पठन सुनिश्चित करने के लिए माता पिता से बात करेंगे। देखिए यहाँ पे बोला है कि पर्यावरण से संबंधित समकालीन मुद्दों से बच्चों को परिचित कराना है, तो आप किसे सबसे पहले प्राथमिकता देंगे। ऐसा नहीं है ना किसी न्यूज़ चैनल देखने को कहेंगे और समाचार पत्र का ग्राहक बनने को कहेंगे। देखिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन थर्ड जो है वो सही होगा कि कक्षा में संबंधित लेखों का उल्लेख करेंगे, उनको साझा भी करेंगे, कि जो भी मुद्दे हैं ना उसको हम कक्षा में साझा करेंगे, एक दूसरे के साथ सुनाएंगे, उल्लेख करेंगे, चर्चा करेंगे, तो बच्चे और अच्छे से अपने जो है समकालीन मुद्दों से सेंसिटिव होंगे, उनको समझेंगे। ऐसा नहीं है कि घर पर समाचार पत्र का पठन करने के लिए माता पिता से बातचीत करेंगे। ये सब बिल्कुल भी रॉन्ग है। हमारा यहाँ पे ऑप्शन थर्ड ही सही जवाब है, क्योंकि वहाँ पे बच्चे एक्टिव रहेंगे। जहाँ पे बच्चे एक्टिव रहेंगे वही हमारा सही जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे। हमारा अगला सवाल है, जॉन अपने हाथों की सहायता से जंतुओं की परछाई बना रहा है और वह विद्यार्थियों से यह अंदाज़ा लगाने को कहता है कि परछाई में कौन सा जानवर बन रहा है। इस गतिविधि में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया शामिल है। देखिए ऐसा सवाल पहले भी हमने हल किया है, बट यहाँ पे देखिए क्या है, उसको आइडिया लगाना है कि परछाई में कौन सा जानवर बन रहा है। जॉन अपने हाथों की सहायता से जंतुओं की परछाई बना रहा है, तो यहाँ पे कौन सी क्रिया हो रही है। देखिए अवलोकन, अनुमान, अवलोकन, निष्कर्ष, वर्णन। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे बच्चा अनुमान जरूर कर रहा है कि कौन सा जानवर बन रहा है, अवलोकन भी कर रहा है, वह खोज भी रहा है और फिर निष्कर्ष भी निकाल रहा है, क्योंकि उसको बोलना भी है कि कौन सा जानवर बन रहा है। यहाँ पे किसी टाइप का कोई वर्णन नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए, बी और सी जो है सही जवाब होगा, यानी हमारा 2 नंबर सही जवाब होगा कि बच्चा अनुमान कर रहा है, अवलोकन कर रहा है, फिर निष्कर्ष भी निकाल रहा है, वर्णन यहाँ पे नहीं हो रहा है। देखिए 8 नंबर में हमारा सवाल है, पर्यावरण अध्ययन में एकीकृत संगठित परिप्रेक्ष्य निम्नलिखित में से किसे निर्दिष्ट करता है। विज्ञान सामाजिक विज्ञान से सामाजिक अध्ययन से पूरी जानकारी, सामाजिक अध्ययन एवं पर्यावरण शिक्षा से पूरी जानकारी, विज्ञान एवं पर्यावरण शिक्षा से पूरी जानकारी, या फिर विज्ञान सामाजिक अध्ययन पर्यावरण शिक्षा से पूरी जानकारी। तो हमें मालूम है ना हमारे ईवीएस में साइंस को लिया गया है, सोशल साइंस को और ईवीएस को, यानी विज्ञान सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण की शिक्षा से जुड़ी सभी जानकारी हमारे पर्यावरण अध्ययन में एकीकृत की गई है। तो हमारा ऑप्शन डी जो है सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है, एक पर्यावरण अध्ययन अध्यापक विद्यार्थियों को उनकी मम्मी का वर्णन करने वाली कविता लिखने को कहती है। पम्मी अपनी कविता पढ़ती है, मेरी मम्मी मीठी है जैसे मिष्टी दोई। कुछ विद्यार्थी मिष्टी दोई का अर्थ नहीं जानते। यदि आप पम्मी का अध्यापक है तो आप क्या करेंगे। देखिए पम्मी जो है अपनी मम्मी के लिए कविता लिखी है, उसमें लिखी है मिष्टी दोई जैसी उसकी मम्मी है, लेकिन अन्य विद्यार्थी मिष्टी दोई का मीनिंग नहीं समझ पा रहे।
तो आप एक टीचर है अगर पम्मी के, तो आप क्या करेंगे? विद्यार्थियों को मिष्टी दोई लाकर खिलाएंगे, विद्यार्थियों को मिष्टी दोई का अर्थ स्थानीय भाषा में बताएंगे, विद्यार्थियों को मिष्टी दोई लाकर दिखाएंगे, या फिर विद्यार्थियों को मिष्टी दोई कैसे बनता है समझाएंगे। देखिए अन्य बच्चे मिष्टी दोई का अर्थ नहीं समझ पा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? मिष्टी दोई का अर्थ स्थानीय भाषा में बताएंगे जिससे कि बच्चे समझ पाए। हमारा ऑप्शन बी जो है यहाँ पे सही जवाब होगा। 10 नंबर में सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी विधियाँ पर्यावरण अध्ययन के संपादन में प्रभावी हो सकती है? चौक एवं टॉक विधि, व्याख्यान विधि, भूमिका निर्वहन या फिर कहानी सुनना। देखिए पर्यावरण अध्ययन के संपादन में कौन सी विधि प्रभावी है? चौक एंड टॉक विधि, यह भी टीचर सक्रिय रहेगा, इसमें बस चौक से लिख देगा और बोल दिया, निष्क्रिय रहेगा बच्चे यहाँ पे, तो यह बाल केंद्रित नहीं हुआ। व्याख्यान विधि भी नेगेटिव है कि टीचर बस व्याख्या कर दिया। बट देखिए भूमिका निर्वहन और कहानी सुनना, ये दोनों में बच्चे एक्टिव रहेंगे, है कि नहीं? रोल प्ले करेंगे और कहानी सुनेंगे तो वह ध्यान से सुनेंगे, यहाँ पे बच्चे एक्टिव है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन सी और डी जो है सही जवाब है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पे सही जवाब होगा। रीनी ने अध्यापक से पूछा, पौधों के तने गोल क्यों होते हैं, चौकोर क्यों नहीं? अध्यापक को क्या करना चाहिए? देखिए रीनी ने अध्यापक से पूछा है पौधों के तने गोल क्यों होते हैं, चौकोर क्यों नहीं, तो एक टीचर को क्या करना चाहिए? ऑप्शन देखिए, अध्यापक को विद्यार्थियों से कहना चाहिए कि वह इस बारे में उच्च कक्षाओं में सीखेंगे। ऐसा नहीं है कि बच्चों को बोला जाएगा आप अगली कक्षा में या हाई क्लास में सीखेंगे। अध्यापक को विद्यार्थियों को समझाना चाहिए कि गोल तने का कारण गुरुत्वाकर्षण है, ये बिल्कुल ही रॉन्ग है। गलत कॉन्सेप्ट कभी भी बच्चों को नहीं पढ़ाना है। अध्यापक को विद्यार्थियों से तने के गोलाकार होने के कारण सोचने के बारे में कहना चाहिए, ये सही है, क्यों? यहाँ बच्चे सोचेंगे तो एक्टिव रहेंगे। डी नंबर देखिए, अध्यापक को विद्यार्थियों को बाग में घूमने ले जाना चाहिए तथा विभिन्न तनों के आकार को देखने के लिए कहना चाहिए। देखिए ये भी सही है कि क्योंकि यहाँ पे बच्चे जा रहे हैं बाग में घूमने, यानी रियल अनुभव प्राप्त कर रहे हैं और वो देखेंगे तो अवलोकन करेंगे, सोचेंगे, यहाँ पे भी बच्चे एक्टिव रहेंगे। तो हमारा सी और डी सही जवाब होगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा। ये 12 नंबर में सवाल है, प्राथमिक स्तर पर एक अच्छे पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यचर्या की विशेषता है। एक अच्छे पाठ्यचर्या की विशेषता क्या है? विद्यार्थियों को नए उत्पादों के आविष्कार में लगाना, ज्ञान अर्जित करने पर केंद्रित होना, विद्यार्थियों में सामाजिक भावनात्मक कौशलों को विकसित करना, या फिर विद्यार्थियों को जीविका पालन में सहायता करना। देखिए कभी भी ऐसा नहीं है कि बस बच्चों को जीविका पालन सिखाना है या फिर ज्ञान अर्जित करने पे ही ध्यान रहे उनका। नए उत्पादों का आविष्कार में लगाना ये भी गलत है। तो यहाँ पे हमारा सभी गलत है, सिर्फ ऑप्शन 3 हमारा सही है कि बच्चे में सामाजिक भावनात्मक कौशलों को विकसित करना। क्योंकि कोई भी पाठ्यचर्या के द्वारा अगर बच्चे अपने समाज के प्रति जागरूक होंगे, थोड़ा इमोशनल होंगे, तो वह बहुत अच्छे तरीके से अपना भूमिका अपने जो सोसाइटी में है, समाज में है, अपने पर्यावरण के प्रति निभा पाएंगे। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन 3 जो है सही जवाब होगा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा कथन मणिपुर के संबंध में सही है? मणिपुर के विषय में जो सही है वो आपको बोलना है। मणिपुर का अर्थ है जीवर का देश, बिल्कुल सही है। लावनी मणिपुर का लोक नृत्य है, यह गलत है, मणिपुर का लोक नृत्य लावनी नहीं है। लोकटक ताल जाना जाता है फफूदी नामक गोलाकार तैरते हुए दलदलों के लिए। लोकटक झील जो है यह बिल्कुल सही है, मणिपुर में है, और वह फफूदी नामक गोलाकार तैरते हुए दलदलों के लिए फेमस है, सही है। मणिपुर बांस के उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन ए, सी और डी सही हुआ, यानी हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है वह सही होगा।